हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? जल्दी बताइए। बहुत शानदार। चलिए, तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हमने अभी तक ऑल अबाउट इंग्लिश एंड एनडीए किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप में से किस किस ने रीडिंग स्टार्ट कर दी है और शेड्यूल भी फॉलो कर रहा है। जो दोनों बातें कर रहा है उसको बस बताना है। ठीक है, जल्दी फटाफट बताना है मुझे 10 सेकंड के अंदर कौन कौन शेड्यूल भी फॉलो कर रहा है और रीडिंग भी कर रहा है। ठीक है, जल्दी बताओ। तो देखो, अगर तुम लोग ये नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा बैकलॉग होता जा रहा है, क्योंकि देखो एक स्पेसिफिक टाइम है। हर चीज का एक टाइम होता है और उसी टाइम के बीच में तुम चीज़ों को कर सकते हो, उसके बाद कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई टारगेट करना है, तुम्हें मान लो बॉडी बनानी है, तो एटलीस्ट तुम्हें 6-6 मंथ तो चाहिए ना, कि तुम्हारी मसल्स वगैरह थोड़ी ठीक ठाक दिखने लगे। जब तुम 6 महीने अच्छे से जिम जाओगे, ठीक डाइट फॉलो करोगे, रेस्ट करोगे, तो क्या होगा? तब तुम्हारे मसल्स बनेंगे। अब तुम्हारे पास एक ही महीना बचा है, तो भाई एक महीने में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जितना चाहिए उतना हो ही नहीं पाएगा। तुम्हें सेट्स लगाना ढंग से आने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, अगर तुम पहली बार जिम कर रहे हो। तो इन द सेम मैनर कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसे तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उतना लगाना ही पड़ता है तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी कहे कि भाई मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, मुझे 5 मिनट में स्विमिंग करना सिखा दो, नहीं हो सकता। तुम्हें करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी बार बार, तभी तुम कर पाओगे। 5 मिनट में 10 मिनट में नहीं आ सकती, कोई कितनी भी मेहनत कर ले। इन द सेम मैनर इसका एक स्पेसिफिक टाइम है। जितना टाइम तुम्हारे पास है ना, अराउंड 4 मंथ्स, जब तुम 4 मंथ्स रीडिंग करोगे तभी कुछ होगा तुम्हारा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आखिर के 2 महीने में तुमने शुरू करा, एक महीना निकाल के शुरू करा, उसमें भी कुछ छुट्टियां हो गई, तो कोई मतलब नहीं है। वो करना ना करना बराबर ही होता है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, तुम्हारा अगर एनडीए में स्कोर आता है 450, है ना, 400 प्लस, तो कुछ चांसेस होते हैं तुम्हारे एसएसबी में कुछ स्कोर करके लाने के। मान लो अगर तुम लेके आते हो भाई 300 स्कोर, तो भाई तू 300 लिया या 100 लिया, बराबर है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसका भी बराबर है, जिसने आखिर के 2 महीने में पढ़ा उसका भी बराबर ही हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। तो ये बात अगर तुम्हें समझ में आ जाती है तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाती है। और जितनी देर से समझ में आती है उतनी मुश्किल तुम्हारी जिंदगी रहती है तब तक। ठीक है, बाकी जैसे तुम्हें ठीक लगे। इसलिए सबसे पहली क्लास मैंने ये बताई है। किसी ने अगर आके ये क्लास नहीं देखी है तो उसने कुछ भी नहीं देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास तुम्हारी पहली वाली है। ठीक है, फिर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर से हमने बेसिक्स शुरू करे थे, इसका आज हम रिवीजन कर लेंगे। मुझे उम्मीद है इसकी डीपीपी लगा ली होगी तुमने। डीपीपी अगर लगा ली है तो एक बार डीपीपी का स्कोर और मेरे साथ शेयर कर दो। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे आज की क्लास की। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। एक बार पोल खोल लेते हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया था पहली क्लास में?
सब्जेक्ट वर्ब मतलब इसमें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 8 यूनिवर्सल रूल्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर आपने ये नहीं किया है तो समझ लीजिए, जान लीजिए कि आपको अंग्रेज़ी आगे समझ में नहीं आने वाली है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहला रूल क्या था, बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई डिड डू डज एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिनके साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी डिड डू डज लिखे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, पहली ऑक्सिलरी वर्ब थी ये। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था हैव। हैव एक दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब थी जो कभी मेन वर्ब कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। मेन वर्ब की तरह काम करती है तो उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, मैंने आपको दिखाया था करके कैसे होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था हैव, हैज, हैड, हैविंग कहीं भी अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा तो उसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, मैंने आपको करके दिखाया था, मल्टीपल क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हमने इस पे किए थे। हैविंग के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है, जहां पे हैविंग का मतलब आफ्टर हो जाता है और थर्ड फॉर्म का मतलब आईएनजी जैसा आता है। ये चीज भी मैंने आपको कराई थी, इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस कराए थे और ये भी बताया था कि ये जब पैसिव हो जाता है तो बीन आ जाता है ना, जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता, सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था गेट, जो बताया था कि हैव जैसा ही होता है पर ये कॉजेटिव वर्ब होती है, कभी मेन वर्ब और कभी कॉजेटिव की तरह काम करती है। जब ये कॉजेटिव होती है तो सब्जेक्ट अपना काम खुद ना कर कर किसी और से करा रहा होता है। और गेट के साथ अगर थिंग आती है तो हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और अगर कॉजेटिव कोई पर्सन होता है, पर्सन आता है तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने आगे आपको पढ़ाया था आफ्टर टू, कि भाई टू, कि टू के बाद क्या आता है। टू की तीन पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी। पहली पॉसिबिलिटी कि टू के बाद वर्ब ही नहीं आएगी, सीधे कोई नाम या फिर कोई प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है। दूसरा मैंने बताया था कि टू के बाद अगर कभी भी वर्ब आ गई तो वो हमेशा हमेशा कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। टू के बाद या तो वर्ब ही नहीं आएगी, आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि कभी कभी आपको टू के साथ देखना पड़ सकती है आईएनजी फॉर्म जो जिरंड होगी। कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस थे जिनके साथ आपने ये देखा था कि ऐसा होता है। तो ये हो गए थे हमारे कुल मिला के 5 रूल, और एक छठा रूल मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा वाला, मॉडल्स वाला। शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ऑट टू, मस्ट, डियर, नीड, ये सारे के सारे मॉडल्स होते हैं। इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। साथ ही साथ लेट, मेक के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो ये थे हमारे अब तक के 6 रूल। जिन्होंने दोनों क्लासेस देखी हैं और डीपीपी लगाई हैं, उनको अगर कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सीधे बढ़ेंगे आगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3 में। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो एनडी नो डाउट लिख दीजिए। चलिए अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3 पे। तो आज आप मेरे साथ इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे। सिर्फ 2 ही रूल्स बचे हैं, इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। और कुछ एडिशनल वोकेबलरी भी आप मेरे साथ करने वाले हैं। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या होते हैं, देखिए मैं बात करूंगा अब रूल नंबर 7 पे। ठीक है, तो पहले आसान वाला रूल पढ़ा देता हूँ। 2 रूल हैं, एक थोड़ा सा मुश्किल है आज, एक आसान वाला है। तो देखो हमने आपको बताया ईट, ईट्स, एट, ईटिंग और ईटन। एवरी वर्ब हैज गॉट 5 पॉसिबिलिटीज। अब तक हमने इस वाले के बारे में बात की, इसके बारे में बात करी, थर्ड फॉर्म के बारे में भी बात की, ये इसके बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं की है
है ना, जितने भी हमने रूल्स किए हैं। अभी तक इसके बारे में हमने बात नहीं की है, तो आइए थोड़ी सी बात हम इसके बारे में कर लेते हैं। ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये कब यूज होती है? सिर्फ और सिर्फ कब यूज होती है? अगर सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। पूरी अंग्रेजी भाषा में, और ये कहीं आपको मिलेगी ही नहीं। ये सिर्फ तभी मिलेगी जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा। कहने का मतलब है जब आप कुछ पास्ट की बात बता रहे होंगे। पास्ट इंडेफिनिट को गहराई से जानेंगे हम टेंसेस की क्लास में। अभी पॉइंट ये है कि जब तुम कुछ भी पास्ट का बता रहे होगे, जैसे कुछ भी पास्ट का, 1 दिन पुराना, 100 साल पुराना, कुछ भी, जैसे ठीक है भाई। तो देखो, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। तो ये क्या है भाई? सारा का सारा सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। मीनिंग क्या है? सबका मतलब है वो हॉस्पिटल गई, उसने आर्म फोर्सेस ज्वाइन करी, हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, उन्होंने ट्रेवल किया अफ्रीका। तो जहां भी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म दिख जाए तो समझ लेना सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट का है। यही पहचान होती है इसकी, बस इतनी ही पहचान है। सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, और कहीं यूज नहीं होता, सिर्फ ये यही यूज होता है ना। एक और एग्जांपल इसमें मैं तुम्हें देता हूँ। इट वॉज अबाउट टू फॉल, दे वर डॉक्टर्स। तो ये भी सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे जानोगे, वॉज वर के बारे में ज़्यादा परेशान मत हो, बस हमेशा जब भी सेकंड फॉर्म देखी समझ गया पास्ट एंड डेफिनेट है। अब इस सेकंड फॉर्म का एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। इसके अलावा कुछ फ्रेजेस होते हैं जहां पे ये यूज हो जाती है। जैसे ये फ्रेज को तुम आसानी से याद कर सकते हो, इट इज टाइम। इट इज अबाउट टाइम। इट इज एप्रोप्रिएट टाइम। इट इज हाई टाइम। इट इज गुड टाइम। पॉइंट ये है कि भाई टाइम के साथ कुछ भी पहले एडजेक्टिव लगा हो, टाइम से कोई सेंटेंस बना हो, तो आप क्या करते हैं? सब्जेक्ट मतलब इस तरीके से लिखा होता है, इट इज अबाउट टाइम। अब सेंटेंस एग्जाम में आता है, इट इज अबाउट टाइम शी वर्क्स हार्ड। मतलब हुआ ये समय है, और आए कह रहा है वो मेहनत करती है। तो करती है अजीब साउंड करता है, ये समय है कह रहा हो, ये वही समय है, वो मेहनत करती है नहीं होगा। सुनने में सही लग रहा है यहाँ प्रेजेंट, तो यहाँ भी प्रेजेंट, पर ये प्रेजेंट गलत है। यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, वर्कड। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या मतलब है? इट इज अबाउट टाइम, ये वही समय है, वो मेहनत करे, उसको मेहनत करनी चाहिए, वो मेहनत करे, इस तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है? इट इज टाइम के साथ भी आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा होगा। इट इज टाइम यू प्लेड वेल, ये समय है तुम अच्छा खेलो, इस तरीके से यूज होगा, हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, या इट इज अप्रोप्रिएट टाइम दे ज्वाइंड अस, कि वो हमें ज्वाइन करें, ना कि करते हैं। तो ज्वाइंस नहीं कहेंगे इसमें, है ना, वर्क्स नहीं कहेंगे, प्लेस नहीं कहेंगे, प्लेइंग नहीं कहेंगे, इसी तरीके से ऐसे यूज करेंगे। जब ये बात बच्चे को समझ में आ गई ना, तो एक नए तरीके से क्वेश्चन आया। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, कि वो आपको टू लगा देगा, इट इज हाई टाइम टू। अब आपको पता है अगर टू आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आनी है, आप पहले पढ़ चुके हैं आफ्टर टू वाले कॉन्सेप्ट में, कि इट इज हाई टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस।
तो टू लगा दिया ना उसने, टू लगाएंगे तो आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और आखिरी ये है इट इज गुड टाइम, ये सही समय है किस चीज का, ठीक है। अब मान लो कभी कभी क्या वो प्रेपोजिशन भी लगा सकता है। ये तीन केसेस हो सकते हैं इस एक्सेप्शन में। पहला तो है सीधे सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब सेकंड फॉर्म आएगी, मेन मुद्दे की बात, सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब सेकंड फॉर्म आएगी। अगर टू आ गया तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म हमेशा जैसे हमेशा आती थी आज भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कोई नई चीज नहीं है, बस बता रहा हूं एक पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से क्या होता है कि इट इज गुड टाइम अगर लिखा है और उसके बाद कोई प्रापोजिशन आ जाता है तो प्रापोजिशन के बाद हमेशा याद रखो कभी भी कोई भी प्रापोजिशन दिख जाए तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी भी कोई वर्ब होगी तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में होगी। मतलब वो कौन होगा, जिरंड होगा। समझ रहे हो, वर्ब जो भी होगी वो आईएनजी फॉर्म में होगी प्रेपोजिशन के बाद, नहीं तो वर्ब नहीं आएगी, आएगी तो वो जिरंड होगी आईएनजी फॉर्म के साथ, जैसे किसमें थी, आफ्टर टू वाले रूल में थी। समझ रहे हो, तो इट इज गुड टाइम फॉर लर्निंग द लैंग्वेज, तो लर्निंग ही आएगा, लर्नड नहीं हो सकता, लर्नड नहीं हो सकता, लर्न नहीं हो सकता। एक बार क्विक रिवीजन के मैंने इस रूल में आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि भाई ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसका बड़ा क्रूशल काम है, अंग्रेजी में बहुत कम जगह यूज होती है, एक ही जगह यूज होती है जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है तो सब्जेक्ट के साथ सीधे सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, कोई भी चीज पास्ट की बता रहे होते हैं। और गहराई से इसे कब जानोगे, जब टेंसेस पढ़ाऊंगा। फिर हम आगे बढ़े और मैंने आपको बताया इसका एक अपवाद भी है, एक और जगह भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पाई जाती है। कहा, जहां कोई ऐसा फ्रेज आ जाए, कैसा फ्रेज, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, हाई टाइम, गुड टाइम, ऐसा कुछ भी आ जाए तो आप सीधे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देते हैं सब्जेक्ट के साथ, जैसे आपने यहाँ पे किया, यहाँ किया, यहाँ किया। फिर मैंने बताया एक और तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो सब्जेक्ट लगा ही नहीं रहा, सीधे टू लगा रहा है, तो टू लगा रहा है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आनी है, आप पहले भी जानते हैं इस बात को। और अगर कोई प्रेपोजिशन आ गई तो आईएनजी फॉर्म हमेशा, इस केस में नहीं, हमेशा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया तो बता दीजिए, पीडब्ल्यू, थम्स अप, टाइगर, कुछ भी बना दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज है तो पूछ लीजिए। लास्ट रूल सब थोड़ा टेढ़ा रूल और बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा सिखाने वाला रूल कौन है। अभी तक हमने बात करी यार, देखो हर वर्ब की 5 पॉसिबिलिटीज है ना। मैं अगर लिखता हूं ईट तो ये क्या हो सकता है, ईट्स ये हो सकता है, एट ये हो सकता है, ईटिन, और ये हो सकता है ईटिंग। ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये वाली हो गई इसकी सिंगुलर फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, और ये वाली आईएनजी फॉर्म। अब हमारे पास एक वर्ब होती है बी, बीईपी। ये एक मात्र ऐसी वर्ब है अंग्रेजी भाषा में जिसकी 8 पॉसिबिलिटीज होती हैं। हाँ जी, इस, एम, आर, वॉस, वर, बीन, बीइंग। तुम कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये एक मात्र वर्ब है अंग्रेजी भाषा में जिसकी 8 पॉसिबिलिटी है, दूसरी नहीं है। कैसे हुआ, सबकी 5-5 है, ये 8 कैसे बना रहा है। अब तक तुमने देखा हैव की 5, गेट की 5, ठीक है, जितने भी वर्ब डिड डू डस की 5, सबकी 5 है ना, ईट की 5, इसकी 8, क्या कैसे भाई, कैसे हो गया ये, कैसे हुआ, आइए देखते हैं, इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। ये क्या है, आईएनजी फॉर्म, कितनी आईएनजी फॉर्म है एक नॉर्मल वर्ब की, एक, इसकी कितनी है यार, इसकी भी एक ही है, ठीक है, तो यहां तो कुछ बदलाव नहीं है। इसकी थर्ड फॉर्म कितनी है, एक थर्ड फॉर्म है इसकी, इसकी कितनी है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है, यहां भी कहानी सही है। इसकी सेकंड फॉर्म कितनी है, एक, इसकी सेकंड फॉर्म कितनी है, ये दोनों इसकी सेकंड फॉर्म है, अभी मैंने आपको पीछे लगा के दिखाई थी जब मैंने बताया था सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये देखिए ये रही सेकंड फॉर्म, इसकी 2 सेकंड फॉर्म है, डिपेंड करता है सिंगुलर प्लूरल पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और पास्ट में है तो वॉज, सब्जेक्ट
प्लूरल है और पास्ट में है तो वर, तो एक तो यहां बढ़ गई। तो यहां पे कितनी थी इसकी, 5 थी ना, तो 5 के बाद एक ये बढ़ गई, इसकी 6 हो गई। इसकी फर्स्ट फॉर्म कितनी है, 2 फर्स्ट फॉर्म है इसकी, दोनों फर्स्ट फॉर्म है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसकी इसकी भाई 4 फर्स्ट फॉर्म है। कितनी फर्स्ट फॉर्म है इसकी, 4 फर्स्ट फॉर्म है। ये वाली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये वाली सिर्फ आई के साथ, ये वाली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये वाली जितने मॉडल्स आपने मेरे साथ किए थे मॉडल्स उनके साथ। पर है सारी की सारी कौन, फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी 2 थी, इसकी 4 हैं, तो 2 और बढ़ गई। और इस तरीके से प्रूव हुआ 5 + 1 + 2 मतलब 8। और इस तरीके से ये एकमात्र वर्ब बनी अंग्रेजी भाषा में जिसकी 8 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, सबकी 5 और इसकी 8 कैसे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इतना समझ में आया तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब देखो अगली बात, ये है कौन, कौन है ये, तो ये है हमारी आखिरी ऑक्सिलरी वर्ब। 3 ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं जिसमें से 2 हमने पहले पढ़ी, डिड, डू, डस, हैव, हैज, हैड, है ना, ये 2 हो गई थी। तीसरी हमारे पास ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन होती है, आप जानते हैं, जो कभी तो काम करे मेन वर्ब की तरह, ठीक है, और कभी काम करे किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, अब ये आप जानते हैं जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है कि अपना एक्चुअल मीनिंग बताती है। तो जरा आप मुझे बताएंगे बी का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है बी का, जल्दी से बताओ जरा, लिख दो कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ब बी, मतलब क्या होता है इसका। हाँ भाई, होना 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 होना, बिल्कुल सही बताया आपने, बी का मतलब होना होता है। ठीक है, और अगर आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे तो हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था बताता है। ये क्या बताता है, अवस्था बताता है, होना बताता है। कैसे होना बताता है, आइए सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे आपसे कोई कहता है बी गुड, बी ऑनेस्ट, क्या मतलब होगा, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहो, या ऑनेस्ट ऑनेस्ट रहो, रहना। बी मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, उस स्टेट में रहना। बी गुड, अच्छे बनो या अच्छे रहो, बी गुड, यू जस्ट बी गुड, तुम अच्छे रहो। तो क्या मतलब हुआ, दूसरों के साथ अच्छे रहो, ये वाला मतलब है। तो स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था बता रहा है तुम्हारी। इसी तरीके से तुमने कहा आई एम एन ऑफिसर, तुम्हारी अवस्था बता रहा है। इसी सेंटेंस को पास्ट में ले जाओगे तो वॉज हो जाएगा, आई वॉज एन ऑफिसर। इसी में सब्जेक्ट चेंज कर दोगे, यू कर दोगे तो ये वर हो जाएगा, यू वर एन ऑफिसर। सेंटेंस को फिर से प्रेजेंट में ले आओगे तो क्या हो जाएगा, दे लगाओ तो दे आर ऑफिसर्स। बड़ा आसान था, है ना। इसके साथ तो सारे के सारे होना बता रहे हैं, सारे के सारे होना बता रहे हैं। अब बात आती है कि ये बीन क्या होता है, ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म की तरह यूज होगा हमेशा। इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगी और ये बता क्या रहा होगा, ये बता रहा होगा कि हो चुका है, होना है मतलब हो चुका है, हैविंग बीन डन, किए जाने के बाद। हमेशा ऐसे ही बताते हैं ना, हैविंग बीन किल्ड, मारे जाने के बाद को हो गया है काम। जैसे तुमने कहा आई हैव बीन एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर रहा हूं, ठीक है। या तुमने कहा शी हैज बीन अ रेसलर, ठीक है। तुमने मानो देखा कि कोई लड़की है, उसे सड़क पे किसी ने छेड़ दिया, और भाई जिसने छेड़ा था उसने उसको तो मारा, आसपास के 2-3 को और पीट दिया। लोग देख रहे हैं भाई कौन है ये, कौन है,
शी हैज़ बीन एन ऑफिसर, ऑफिसर रही है लड़की। या फिर शी हैज़ बीन अ रेसलर, रेसलर थी है, ये रेसलर रही है, तो ये रेसलर रही है। तो जो आप कहते हैं रही है या हुआ है, उस पर असर है आपका, वो क्रिकेटर रहा है, वो क्रिकेटर रहा था, दोनों सेंस में आप बीन लगाएंगे। ठीक है, तो बीन क्या बताता है, अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बताता होना ही है। अब जब आप कहते हैं बीइंग, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो बीइंग का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा सलमान खान की एक ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, जो कहता है जिससे जो भी अर्निंग होती है वो चैरिटी में देता है। तो बीइंग का मतलब क्या होता है, होते हुए, होने के नाते, ये वाला है ना, बीइंग ह्यूमन, इंसान होते हुए, इंसान होने के नाते। जैसे आपने कहा बीइंग अ सोल्जर, यू शुड बी ब्रेव। सिपाही होने के नाते तुम्हें बहादुर होना चाहिए। तो ये जो यू होता है ना, यू, ये वाला सब्जेक्ट, ये दोनों सेंटेंस के लिए होता है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो बीइंग अ सोल्जर के कौन है, यू ही है, यू बीइंग अ सोल्जर, यू से ही कहा जा रहा है, यू ही बीइंग। तो दोनों सेंटेंस का एक ही सब्जेक्ट होता है, इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या फिर आपने कहा बीइंग एन ऑफिसर, आई हैव टू बी पंचुअल। देखो दो बी यहाँ पे यूज हुआ, एक ये वाला बी यूज हुआ, एक ये वाला बी। ये कह रहा है बीइंग एन ऑफिसर, ऑफिसर होने के नाते या ऑफिसर होते हुए, आई हैव टू बी पंचुअल। आई हैव टू बी पंचुअल का क्या मतलब है कि मुझे पंचुअल होना होगा। होना भी बता रहा है यहाँ पे, बी होना बता रहा है। आई हैव टू बी पंचुअल बीइंग एन ऑफिसर, ऑफिसर होने के नाते। ठीक है, इस तरीके से यूज होता है। तो मैंने क्या बताया कि बी का मतलब होना होता है, और लगभग सभी से आपको एग्जाम्पल दिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया तो बता दीजिए इतना पोर्शन, डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा भाई, अब जब भी कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है तो याद रखिए कभी अकेले नहीं आएगी। कोई भी वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब है कभी अकेले नहीं आएगी, अपने साथ क्या लेगी, हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब लेगी। और जब हम बात करेंगे बी की, किसकी, बी की, बी, इज, एम, आर, वॉस, वर, बीन या फिर बीइंग, तो इनके साथ दो पॉसिबिलिटीज है। ये जो बी है ना, इसके साथ दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हाँ जी, इसके साथ दो तरीके से वर्ब लग सकती है। हेल्पिंग प्लस मेन दो तरीके से लगती है, या तो आईएनजी होती है वो, या फिर थर्ड फॉर्म हो जाती है। अब तुम सोच रहे होगे मुझे कैसे पता चलेगा कब आईएनजी लगानी है कब थर्ड फॉर्म लगानी है? बहुत आसान है भाई, जब भी सेंटेंस होगा कॉन्टिन्यूअस का, दुनिया का कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस सोच लो तुम, एक्सेप्शन नहीं है इसका, आईएनजी फॉर्म आएगी उसमें, फॉर्म ऑफ बी और आईएनजी आएगी हर हाल में, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस सोचो। जैसे आई एम टीचिंग, दे आर स्टडिंग, यू हैव बीन प्लेइंग, शी वॉज डांसिंग, वी आर गोइंग। देखो क्या देखने को मिला,
फॉर्म ऑफ बी आई एन जी, 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 फॉर्म ऑफ बी आई एन जी। दुनिया का कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस सोचोगे तो तुम्हें उसमें ही देखने को मिलेगा, फॉर्म ऑफ बी और आई एन जी। ठीक है, अब बात आती है थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव में। भाई पैसिव की पहचान ही है, क्या पहचान है? कि उसमें देखने को मिलेगा फॉर्म ऑफ बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये दोनों का होना जरूरी है, ये दो होंगे तभी पैसिव होगा, नहीं तो पैसिव नहीं हो सकता, याद रखिए। इन दोनों का होना जरूरी है, फॉर्म ऑफ बी और उसके साथ थर्ड फॉर्म, दोनों का होना जरूरी है, तभी वो पैसिव होगा, नहीं तो वो पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अब तुम सोचोगे सर पैसिव क्या होता है? तो पैसिव में ना, पैसिव में क्या होता है ना, सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। जैसे तुमने कहा सर मैं पिटा, मुझे धोखा मिला, मुझे गिरा दिया गया, सारे पैसिव है। तुमने नहीं किया, तुम पे किया, तुम पिटे, तुम्हें धोखा मिला, तुम्हें गिरा दिया गया। अब अगर यही एक्टिव होता तो तुम कहते मैंने मारा, मैं पिटा नहीं, मैंने मारा। जब तुम एक्शन करोगे, सब्जेक्ट एक्शन करेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, एक्शन करते हो तो कौन होते हैं? एक्टिव होते हो। जब तुमने कुछ नहीं किया, पिटे, या फिर या तुम्हें गिरा दिया गया, अगर तुमने गिराया तो एक्टिव है, तुम्हें गिरा दिया गया तो पैसिव है। तुमने मारा एक्टिव है, तुम्हें मारा गया पैसिव है। बड़ा सिंपल है। ठीक है, देखो कैसे। जैसे मान लो मैंने कहा आई आस्क्ड, ये सेंटेंस एक्टिव का है, सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब लग गई। पहचान क्या है? फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म होगी, फॉर्म ऑफ बी नहीं है इसमें, सब्जेक्ट के साथ सीधे फर्स्ट सेकंड फॉर्म लग गई, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, आई आस्क्ड। और अगर मैं कह दूं आई वॉज आस्क्ड, ये पैसिव हो गया। ये इसका पैसिव नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूं अगर पैसिव में और एक्टिव में डिफरेंस क्या है। जब तुम कहोगे आई आस्क्ड तो उसका मतलब होगा मैंने पूछा, अगर तुम कहोगे आई वॉज आस्क्ड तो मुझसे पूछा गया। ये डिफरेंस है, समझे? ये डिफरेंस है। जैसे तुमने कहा शी हेल्प्स अदर्स, वो दूसरों की मदद करती है। और अगर तुमने कह दिया शी इज हेल्प्ड, तो अब कहना पड़ेगा बाय अदर्स। सॉरी, ये इसका पैसिव नहीं है, पर ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इस दो तरीके से सेंटेंस बनता है। शी हेल्प्स अदर्स, वो दूसरों की मदद करती है। शी इज हेल्प्ड, उसकी मदद की जाती है। शी हेल्प्स, वो मदद कर रही है। शी इज हेल्प्ड, उसकी मदद की जा रही है। ऐसी मीनिंग को समझना है। आई एम चीटिंग, मैं बेईमानी कर रहा हूं, यहां पे मैं बेईमानी कर रहा हूं। और अगर मैं कहूंगा आई एम बीइंग चीटेड, आगे कहना पड़ेगा बाय समवन, या ऐसा कुछ बताना पड़ेगा। मतलब क्या है? आई एम बीइंग चीटेड, मुझे धोखा दिया जा रहा है। यहां पे मैं धोखा दे रहा हूं, यहां पे मैं बेईमानी कर रहा हूं, यहां पे मेरे साथ बेईमानी हो रही है। बीइंग आया इसलिए हो रही है, समझ रहे हो? जैसे दे हैव सपोर्टेड, और दे हैव बीन सपोर्टेड। समझे? अब जरा समझो, यहां पे आप क्या कह रहे हो? यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है। ये वाले सारे कौन से हैं? एक्टिव हैं। इसमें सब्जेक्ट ही काम कर रहा है। आई आस्क्ड, सब्जेक्ट ने पूछा। शी हेल्प्स, सब्जेक्ट ने हेल्प करी, मतलब शी ने हेल्प करी। आई एम चीटिंग, आई ने चीट किया, है ना? ऐसे ही दे हैव सपोर्टेड, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन जैसी तुम ये देखते हो कि फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म,
अब ये पैसिव हो गया, पहचान ही है। इसका मतलब तुम इसका मीनिंग कैसे निकालोगे, कुछ इस तरीके से निकालोगे कि मुझसे पूछा गया, सब्जेक्ट ने काम नहीं किया, सब्जेक्ट पे काम किया गया। इसी तरीके से शी इज हेल्प्ड, उसकी मदद की गई, ना कि उसने मदद की। इसी तरीके से आई एम बीइंग चीटेड, मुझे चीट किया जा रहा है, ना कि मैं चीट कर रहा हूं। ठीक है, दे हैव बीन सपोर्टेड, उन्हें सपोर्ट किया गया है, दे हैव बीन सपोर्टेड, उन्हें सपोर्ट किया गया, एंड दे हैव सपोर्टेड, उन्होंने सपोर्ट किया। तो भाई इसके साथ आईएनजी भी लग सकती है और थर्ड फॉर्म भी। थर्ड फॉर्म लगेगी तो याद रखो हमेशा क्या होगा, पैसिव होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात समझ में आई है तो थम्स अप पीडब्ल्यू टाइगर बना दो। डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाश तो पूछ लो फटाफट, जल्दी जल्दी। चलो अब देखो यार, जरा एक क्वेश्चन देते हैं जरा तुम्हें इस पे। पोर्शन ए, पोर्शन बी, पोर्शन सी और पोर्शन डी का मतलब है नो एरर। नो एरर मतलब मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है जिसको तीन पार्ट में बांट दिया गया है, ए बी सी। इन तीनों में से किसी एक पार्ट में गलती है, आपको बताना है कौन से पार्ट में गलती है। अगर आपको लगता है सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है, तो आपको नो एरर डी लगाना है। ठीक है, चलिए गो फॉर इट, जरा लगा के दिखाइए। देखो भाई, गलत हो गया 70% का। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। सेंटेंस कह रहा है दी एमरजेंसी डिक्लेयर्ड, इसका मतलब है इमरजेंसी कोई औरत है, इमरजेंसी ने डिक्लेयर किया। इमरजेंसी कुछ डिक्लेयर कर सकती है भाई, कोई औरत थोड़ी है, कोई लड़की थोड़ी है कि इमरजेंसी ने डिक्लेयर किया, नहीं। आपको कहना पड़ेगा द इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, वॉज हुआ फॉर्म ऑफ बी और फिर थर्ड फॉर्म। इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया, इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई, एंड द पब्लिक वर इन पैनिक, और पब्लिक जो थी वो पैनिक में थी। पब्लिक के साथ वरी आता है, वॉज नहीं आता है। ठीक है, तो अब द इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, ए पार्ट में आ रहा था। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं अक्सर। ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी पोर्शन एंड डी पोर्शन। बताइए अगर आपको इसमें कोई गलती लगती है तो। द थीफ वॉज अरेस्टेड एंड देन ही sent to jail by the court.
चलो भाई, आधी क्लास का गलत हुआ, आधी क्लास से थोड़ा कम का ठीक हुआ। तो द थीफ वॉज अरेस्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी। कह रहे थे थीफ वॉज अरेस्टेड, ये सेंटेंस पूरा ठीक हो गया, यहाँ तक कोई गलती नहीं है ना, कि चोर को अरेस्ट किया गया, पैसिव है ये। उसने, चोर ने नहीं किया, चोर को किया गया, सही है। एंड देन ही सेंट, और उसने भेज दिया, उसने भेज दिया। ही सेंट का मतलब हो जाएगा उसने भेज दिया, तो ही सेंट नहीं होना चाहिए, ही वॉज सेंट। तो जब आप रीडिंग करें तब भी याद रखें, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं कि मैंने आपको क्या पढ़ा है, अभी आप इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे मेरे साथ। मैंने आपको पढ़ा है कि बी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तीसरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कभी काम करती है मेन वर्ब की तरह और कभी काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है क्या, अपना एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, हमेशा क्या बताती है, अपना एक्चुअल मीनिंग बताती है। एक्चुअल मीनिंग का क्या मतलब है, एक्चुअल मीनिंग का मतलब है कि इसका मतलब होता है होना, तो यह हमेशा होना बताती है। जैसे यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में इसने होना बताया। फिर मैंने आपको बताया जब भी हेल्पिंग वर्ब होगी कभी अकेले नहीं आएगी, अपने साथ हमेशा एक मेन वर्ब लेगी। वो मेन वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म होगी या फिर थर्ड फॉर्म होगी। अब सवाल यह है, सर मेरे को कैसे पता चलेगा कब आईएनजी फॉर्म है और कब थर्ड फॉर्म है? तो बड़ा आसान है, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है दुनिया का कोई भी, तो आप याद रखिए हमेशा फॉर्म ऑफ बी आई एन जी, 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 फॉर्म ऑफ बी आई एन जी। अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो थर्ड फॉर्म लगेगी बी के साथ, या तो वर्ब भी नहीं आएगी, आएगी तो थर्ड फॉर्म होगी। और वो थर्ड फॉर्म क्या बताएगी, पैसिव वॉइस होना बताएगी, क्योंकि पैसिव की पहचान ही है फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म। यहाँ पे सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक्टिव और पैसिव का आपको डिफरेंस भी समझाया, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट्स करना नहीं सिखाया, उसकी अलग क्लास होगी। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव का सिर्फ डिफरेंस बताया कि आप सेंटेंस देख के पहचान लेंगे कि ये एक्टिव है या पैसिव है। कैसे पहचानेंगे, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, 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 फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया है तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज तो पूछिए। ये था आपके 8 यूनिवर्सल रूल्स। बहुत शानदार। चलो, तो भाई यहाँ आपकी 8 यूनिवर्सल रूल्स पूरे होते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं मज़ेदार, अगर आपको ये नहीं आते हैं और आपने इसकी एक भी क्लास छोड़ी है तो आगे आप मेरे से बहुत डांट खाने वाले हैं, बहुत बेइज्जती होगी, इतनी बेइज्जती होगी कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बुरी लगेगी, तुम पछताओगे कि बैच तुमने क्यों ले लिया, है ना। अगर तुमने 8 यूनिवर्सल रूल को अच्छे से नहीं पढ़ाया, हर दिन तुम्हारी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे कलेशी आदमी तुम्हें अपने जीवन में लगेगा वो मैं हूँगा। ठीक है, अगर तुमने 8 यूनिवर्सल रूल ढंग से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो चाहे तुम्हें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, इसको बिल्कुल तैयार करके रखना, इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर पहुंच जाएगा, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो 25-30 बार, 15-20 हज़ार बार देखिए, लेकिन क्लास में इसको सॉलिड रखिए, नहीं तो इतनी बेइज्जती होने वाली है ना। पुराना बच्चा जानता है बहुत अच्छे से, तो कोई भी बैच में अगर रिपीटर है ना तो वो जानता है, कुछ ऐसा कहूँगा तुम्हें कि कई दिन के लिए मूड खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये सब जानते हैं कि भाई मेरी ज़बान बहुत गंदी है, इतनी गंदी ज़बान है तुम सह नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा क्यों, क्यों क्यों ऐसे क्यों बोल दिया मेरे को, है ना। तो ये है भाई, ये तुम्हें झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 यूनिवर्सल रूल, इसका तरीका यह है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म है और तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मुझे ये बेइज्जती नहीं चाहिए, मैं ऐसा कठोर जीवन नहीं जी सकता, तो 8 यूनिवर्सल रूल सॉलिड तैयार रखना। ठीक है, नहीं तो पुराने बच्चे से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या मरहम लगाता हूँ मैं। ठीक है, हाँ बस इसलिए। चलो, चलो तो भाई चलते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। आज के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं तो जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, देखेंगे कि आपने कितना सीखा है। ऑल द बेस्ट।
डाउट सभी किसी के है ना, तो क्वेश्चंस करके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस लगाओ, सब खत्म हो जाएगा। बीइंग अ ब्लाइंड मैन आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द बिजी रोड। तो ये क्या हो जाएगा ना, देखो पहले क्वेश्चन पे ही आपको लगी जबरदस्त पटकी, क्योंकि देखो खाली अगर मैंने बता दिया कुछ करना, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंने विराट कोहली की एक एक इनिंग देखी है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं उस जैसी कवर ड्राइव मार लूंगा? कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से बनेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कम प्रैक्टिस में वो चीज आ जाती है, कुछ को थोड़ी ज्यादा करना पड़ती है। ठीक है, तो अब बात को समझो। कह रहा है बीइंग अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी होने के नाते, आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द बिजी रोड, तो मैंने उसकी मदद करी रोड क्रॉस करने में। मतलब मैं तो खुद तो अंधा हूँ, मैंने बताया था ना यही सब्जेक्ट है, इसके लिए भी काम करेगा। इसके मैं खुद तो अंधा हूँ, दूसरे को रोड क्रॉस करा दूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो तुम्हें कहना पड़ेगा यहाँ पे इसको दूसरा सब्जेक्ट देना पड़ेगा, इस सेंटेंस को दूसरा सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट क्या होगा? ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन। तो करें क्योंकि वो एक अंधा आदमी है ना, उसके अंधे आदमी होने के नाते आई हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद करी रोड क्रॉस करने में, काफी बिजी रोड था। अब सेंटेंस सही हो गया, आंसर हुआ ये। समझ आया? तो दोनों ये सेम सब्जेक्ट इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी। पर जब तुम्हें लगे कि भाई ये इसके साथ नहीं जा रहा है, तो इसको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो बीइंग अ ब्लाइंड मैन, ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन, क्योंकि वो एक अंधा आदमी था। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ जाए तो बताते रहना। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो। नहीं भाई, हाई की आई की जगह ही करोगे तो फिर ही हेल्प्ड हिम ये करना पड़ेगा ना, कुछ का कुछ मीनिंग ही बदल जाएगा सेंटेंस का। आई की जगह ही नहीं करेंगे, मीनिंग बदल जाएगा सेंटेंस का। इट बीइंग एन ऑसम डे, अब ये उसी का उल्टा वर्जन है। आधी क्लास ने सही किया, ये तो बिल्कुल सही है। इट बीइंग एन ऑसम डे, क्योंकि वो एक शानदार दिन था, वो एक बढ़िया दिन था। ठीक है, डिसाइडेड दैट, तो किसने डिसाइड किया? किसने डिसाइड किया, पता चल रहा है क्या? तो यहाँ पे कहना डिसाइडेड दैट वी वुड गो पिकनिक, कि हम पिकनिक जाएंगे। किसने डिसाइड किया? आई बोलोगे, वी बोलोगे, है ना, या यू बोलोगे, कोई तो सब्जेक्ट लगाओगे यार, यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है। इट नहीं हो सकता, ये इसके लिए भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। इट डिसाइडेड, इट कौन है? इट ने थोड़ी डिसाइड करेगा। तो आई डिसाइडेड, वी डिसाइडेड, यू डिसाइडेड दैट वी वुड गो पिकनिक। तो भाई आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट आते रहे तो पूछते रहिए। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओम भिज जो लिखा है वही मान लो, हिम और ही का डिफरेंस तुम्हें पता चलेगा प्रोनाउन की क्लास में। अब ये तो कराया हुआ क्वेश्चन था भाई, तुम्हें बताया था हैव के साथ, हैज के साथ, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो तुम ये कह सकते हो हैज द टीम, हैव क्यों बोलोगे? हैज द टीम हैड बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हैज के साथ हैड तो आ सकता है, जैसे आई हैव हैड। डावरी,
शी हैज हैड ऑल द फूड। देखो भाई, यहां पे हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म कौन सी हो सकती है? हैड ही तो होगी। तो उसका मतलब क्या होगा? आई हैव हैड, आई हैव गॉट, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ डावरी, यही वाला सेंस आएगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से शी हैज हैड, तो फूड की बात हो रही है, शी हैज ईटन ऑल द फूड। ऐसे यहाँ पे लेक्चर्स की, तो शी हैविंग टेकन ऑल द लेक्चर, हैविंग अटेंडेड ऑल द लेक्चर्स, शी लेफ्ट द कॉलेज। तो इसके बाद सिर्फ थर्ड फॉर्म ही आ सकती है, तो यहाँ पे सिर्फ हैड हो सकता था और कुछ नहीं हो सकता था। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अरे कौन है भाई ये? देवांश कुंटल, दीपाली सिस आई एम गर्ल यार। तो इतने फर्जी क्यों हो? इतने फर्जी क्यों हो तुम? नाम तुम्हारा दीपांश है, फिर तुम लड़की हो, फिर एक दूसरी लड़की को इंसिस्ट कर रहे हो मैं लड़की हूँ मेरे से बात कर लो। क्यों हो इतने भिखारी? हम्म? कोई तुम्हारी तरफ देखता नहीं है, बहुत ज्यादा गंदी शक्ल है, क्या है ऐसा? कोई बीमारी है, खाज है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हैं, क्या क्या है ऐसा कि कोई देखता ही नहीं है? या फिर तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारी हरकतों में तुम्हारा करेक्टर दिख जाता है कि तुम लड़की से बहन बना के भी बात कर रहे हो तो भी लड़की तैयार नहीं है बात करने को। अरे भाई क्यों इतनी बेइज्जती कराते हो? थोड़ी इज्जत की जिंदगी जी लो। कोई बहन बना के बात कर रहा है तभी भी लड़की तैयार नहीं है बात करने के लिए, तो बिलीव जरा है मैं लड़की हूँ, बात कर लो। पहले बहन बना लिया, लड़की भी बनने को तैयार है, भीख मांग लेगा तुम्हारे लिए। समझ रही हो तुम दीपाली? है भीख मांग लेगा ये तुम्हारे लिए। बहुत सही लड़का है, कर लो भाई बात कर लो, कर लो बात। समझ रहे हो? भीख तक मांग लेगा। भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में, ईमानदारी से पढ़ोगे बहुत शानदार पढ़ाऊंगा। आज मचाओगे ना यहाँ पे, तो ये बात याद रखने का, तुम्हारा रगड़ा जो है ना एनडीए का इस क्लास से शुरू हो जाता है। तो भला से तुम एनडीए पहुंचो या ना पहुंचो, रगड़ा तो तुम्हें मैं दे दूंगा, रगड़े का मजा तो दे दूंगा। एनडीए के मजे की गारंटी नहीं लेता, रगड़े का मजे की गारंटी मैं तुम्हें लेता हूँ। ठीक है? तो ये बड़ा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। हाँ, तो इसलिए सोच समझ के कमेंट करना। अगर मेरी नज़र पर पड़ गई उस पर और वो हुआ तुम्हारा कोई छपरी कमेंट, तो याद रखना क्लोरोमिंट का ऐड देगा ना, दोबारा मत पूछना, क्लोरोमिंट बना दूंगा तुम्हारी। हाँ, चलो। कमेंट बॉक्स सिर्फ इसलिए खोला जाता है कि किसी का इंस्टेंट डाउट आए तो हम बता दें, इसलिए नहीं। हाय दीपाली आ गई तुम, मैंने तो बैच ही तुम्हारे लिए लिया था। ये सब छछोरापन नहीं चलेगा मेरी क्लास में। हाँ, अभी जमीन से उगते नहीं, अबे अभी 18 के भी नहीं हुए हो तुम। कोई क्राइम भी करोगे ना तो भी जुवेनाइल जेल भेजा जाएगा तुम्हें, इतने छोटे हो तुम। कानून भी अभी तुम्हें छोटा बनाता है, लेकिन हार्मोन तुम्हारे फुदक रहे हैं। अजीब हो भाई। बड़े तो हो जा बच्चे। क्या क्वेश्चन है? हैविंग बीन ऑफर्ड, ऑफर्ड किए जाने के बाद, अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड। ठीक है, मतलब इसको ऑफर की गई है। व्हाट फैक्टर्स आर यू कंसिडरिंग, तुम क्या फैक्टर हैं जो सोच रहे हो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। कोई भी गलती नहीं है, बड़ा प्यारा सेंटेंस था भाई। डी इज द करेक्ट आंसर। कोई गलती नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही। ये कह रहा है जो ऑफर तुम्हें किया गया है अपॉर्चुनिटीज का अब्रॉड के लिए, ठीक है, तो तुमको देखते हुए क्या क्या फैक्टर सोच रहे हो, डिसीजन लेने से पहले क्या क्या सोच रहे हो, क्या क्या देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आपने सही बताया, वी आर यूज टू हैविंग होगा, है ना। क्यों भाई, मैंने आपको बताया था अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब आ जाती है तो बाद में आईएनजी लगती है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो वी आर यूज टू हैविंग, हम ये हमारी आदत हो गई है पिकनिक्स करने की, है ना। हाँ, किसके, हर समर रिवर की साइड में हम पिकनिक करते हैं। खैर इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमने नदियाँ ही गंदी कर दी हैं। पोल प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं है, अपने पास आंसर नोट कर लो उसका, अब चेक कर लो। शी इज यूज टू स्टडिंग लेट एट नाइट। अब देख भाई देवांश, ब्लॉक करा दूंगा, तू लड़की हो या लड़का, ठीक है, रियायत नहीं करूंगा। जो तू अबला नारी बन रहा है ना अब, क्यों मुझे इतनी देर से छेड़ रही है, मेरे तो कुछ कहा नहीं। अबे तू एनडीए में जा, तू लड़की भी है तो एनडीए में जाएगी तू, तू छिड़ गई। जो लड़की छिड़ जाए वो एनडीए में नहीं जा सकती, याद रखो सारी लड़कियां। तुम्हें कोई छेड़ दे, पहले तो तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई चाहिए कि कोई भैया हमारी प्रोटेक्शन कर लो, ये हमें छेड़ रहा है, मारो चमाट खींच के कान के नीचे, ठीक है। और नहीं मार सकते तो एनडीए में मत जाओ, कुछ और कर लो, है ना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लो, फैशन डिज़ाइनिंग कर लो, कुछ और कर लो ना। दुल्हन सजाने वाले आजकल बहुत पैसा कमा रहे हैं। मेहंदी, अभी घर में एक फंक्शन था, मेहंदी लगाने वाला ले गया 1800 रुपये 1 घंटे के। मैं सोच रहा एक बार कैलकुलेट कर रहा, मैं कमा पाता हूँ क्या इतने, 1 घंटे के 1800 ले गया, समझ रहे हो? तो मेहंदी लगा लो, कहाँ चक्कर में पड़ो, एनडीए मत जाना तुम। तो शी इज़ यूज टू स्टडिंग, कोई गलती नहीं है। यूज टू का मतलब क्या है, आदी हो गई है पढ़ने की रात में, ताकि अपना होमवर्क वगैरह सारा कर सके, है ना। मेहनती लड़की है, ऐसी बनो ना। ऐसा करो कोई कोई छेड़ गया तुम्हें, छिड़ गई तुम। अब ये क्वेश्चन भी आपका किया हुआ है, क्या कह रहा है वो, हाउ डज शी मेक अदर्स, टू नहीं हो सकता ना, टू नहीं होगा, मेक के साथ सीधे फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है। ये कितनी बार पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। शी मेड मी फॉल, शी मेड मी फॉल इन लव, उसने मुझे प्यार करा दिया, प्यार में पढ़वा दिया, तो फॉल ही आएगा, तो मेक के साथ सीधे हेल्प आएगा। पढ़ा हुआ क्वेश्चन था यार, ये जो गलत किया, घटिया क्वेश्चन था। अच्छा भाई, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है पर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं। मेरे पास देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि क्वेश्चन तुम्हारे लिए इतने आसान हलवा लेके आऊँ कि तुम कहो सर सारे क्वेश्चन, ये मेरे हाथ में है। ये हमेशा टीचर के हाथ में होता है कि तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा, तुम्हारे हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और मैं हमेशा क्वेश्चंस अपने क्लास में डिफिकल्ट रखता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए। अगर क्वेश्चन ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं ना, तो क्वेश्चन का होना बर्बाद है, समझ रहे हो? तो दुल्हन वही जो पिया मन भाए, क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए। तो हर क्वेश्चन जो तुम्हारा गलत होता है उससे तुम कुछ सीखते हो, इसलिए जब तक गलत हो रहा है तब तक तुम सीख रहे हो ना। तो अभी तुमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तीसरी क्लास है, 1 महीने तक गलत होंगे, 2 महीने तक गलत होंगे, 2 महीने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा,
समझ रहे हो? तो क्वेश्चन करते जाओ, करते करते ही तुम्हें आता है ना, पहली बार में नहीं होता है। जब मैं टाइकोंडो सीखने गया था ना, तो पहली किक सीखने में मुझे 2 महीने लग गए थे, और मैं इतना परेशान हो गया था ना, फ्रस्ट्रेट हो गया था। मेरे को लगा था यार शायद मैं ओवर एज हो गया हूँ अब इस उम्र में यार, ये 15-16 साल की उम्र में करने वाली चीज़ें होती हैं, मैं अब 30 के पास पहुंच के ये सब कर रहा हूँ, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब मेरे दिमाग में आ रहा था, कुछ और सोचना चाहिए, इस तरीके से मैं सोच रहा था। लेकिन 2 महीने बाद जो वो पहली किक आई ना, उसके बाद दूसरी ऐसे आई, तीसरी ऐसे आई, चौथी ऐसे आई। अब कोई भी किक करने में दिक्कत नहीं होती है। कैसे? क्योंकि एक बार आपको तरीका आ जाता है ना, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है? तो क्या है कि शुरू में दिक्कत होगी, आपको गलत हो रहा है तो ये सोचिए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए। ठीक है? तो ये आंसर लगाएं और आगे बढ़ जाएं। किक मेरी देखनी है तो मैंने उधर डाल रखी है, किक भी डाल रखी है, फाइट्स की वीडियोस भी डाल रखी हैं, उस पर देख लो ना, इंस्टा पे डाल रखी है मैंने अपने। यहाँ पे तुम्हें किक करके दिखाऊंगा, मुंह टूट जाएगा, कैमरे में ही तोड़ देता हूँ मुंह में। हल्के में ले रहा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा देवांश कुंतल। हम इससे मजाक मजाक में समझा रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रही बात। बहुत हल्के में ले रहा है भाई, तो रुक जा, अब मुझे इससे मतलब ही नहीं, तो लड़की है लड़का है बताया नहीं अभी तेरे, नहीं आ रहा तुझे समझ? हेलो, ये ज़रा देवांश कुंतल को ब्लॉक कर दो। हाँ, देवांश कुंतल। ठीक है? ब्लॉक करके मैसेज करना। ठीक है? प्यार से समझा रहा हूँ यार, हल्के में ले रहा है तू भाई, अजीब बात है। दे आर टेकन टू एक्सप्लोरिंग न्यू क्यूजीन्स वेन एवर दे ट्रेवल, कोई गलती नहीं है, दे आर टेकन टू का मतलब आदी हो गए हैं वो, दे आर टेकन टू का मतलब है दे इन्वॉल्व देम सेल्फ इन दैट। ठीक है? तो डी इज द करेक्ट आंसर, कोई गलती नहीं है। अब ये कह रहा है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो पूरा अन्याय कर देते ना, कह रहा है अन्याय हो रहा है हमारे साथ, लड़कियां आज के टाइम में कुछ भी कहें, ठीक है, तो उनकी कोई नहीं सुनता है, लड़कों की सब सुनते हैं, अन्याय हो रहा है तो पूरा ही अन्याय करते हैं भाई, हम तो वैसे विलन आदमी है, हीरो हमें पसंद ही नहीं है, वोल्डेमॉर्ट के चेले हैं हम, फेवरेट है वोल्डेमॉर्ट। टेक इन टू है ना बेटा, टेक इन टू, गिव इन टू, इन सब के साथ बताया था। अब अगला ब्लॉक होगी ये दीपाली, क्योंकि खाज इसको भी कम नहीं है। द बिल्डिंग वॉज रेनोवेटेड, सो इट वॉज टेम्परली क्लोज टू द पब्लिक फॉर दैट टाइम। तो द बिल्डिंग वॉज रेनोवेटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग को रेनोवेट कर दिया था, कर दिया था, तो वो बंद थी। अगर कर दिया था तो बंद काहे थी? अगर उसको रेनोवेट कर दिया था तो बंद काहे थी? ऐसे एरो को कहते हैं रीडिंग बेस्ड। कौन सा बेस्ड? रीडिंग बेस्ड। ये आप अगर मीनिंग समझते हैं तो इस एरर को कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द बिल्डिंग वॉस बीइंग रेनोवेटेड, रेनोवेट की जा रही थी, इसलिए वो टेम्पररी क्लोज की गई थी, ना कि रेनोवेट करने के बाद उसे बंद कर दिया। तो रेनोवेट करने का मतलब क्या हुआ? आंसर हो जाएगा इसमें बी, बीइंग रेनोवेटेड, की जा रही थी।
इसीलिए आपको रीडिंग करने के लिए कहा है कि आप रीडिंग करेंगे तो बढ़िया चीज़ें सीखेंगे। इफ, अब ये देखो, एट यूनिवर्सल रूल का जो पहला रूल पढ़ाया था वहीं से क्वेश्चन है। तुम्हें मैंने बताया था कि दोनों सब्जेक्टिव रहते हैं। इफ ही वर शी, यही तो होगा। अगर वह उस लड़की की जगह होता तो ही माइट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, तो शायद वो सिचुएशन को समझता। तो इफ ही वर शी, अगर वह उसकी जगह होता। मैंने बताया था जब भी कंपैरिजन करोगे दोनों को सब्जेक्टिव रखोगे। एट यूनिवर्सल रूल की पहली वाली क्लास देखो, मतलब सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की पहली क्लास। कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए। ठीक है, तो कोई गलत हो रहा है तो परेशान मत हो यार, तुम ये देखो ना, तुम सीख रहे हो, सीखना इंपॉर्टेंट है, गलत सही कुछ नहीं होता, सीखना इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में लड़ना हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो। हार जीत मैटर नहीं करती है, तुम कैसा लड़े ये दुनिया याद रखती है। हाँ, सिद्धार्थ जाके पहली क्लास देखो तब समझ में आएगा, नहीं तो एट यूनिवर्सल रूल की क्लास है ये, इसमें ऐसे सवाल जो पढ़ा दिया गया है, बस पता नहीं क्यों तुम बच गए। जाके देख लो पहली क्लास, पहली क्लास भी नहीं देखी तुमने। क्वेश्चन कहता है डज ही, हैज नहीं होगा भाई, हैव होगा। डिड डू डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पहली क्लास में पढ़ाया था, तब भी सिर्फ आधे बच्चों को पता है, बिल्कुल एकदम। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है इसमें। कुछ भी पढ़ो सक्षम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिड यू एवर इमेजिन नहीं होगा, इमेजिन। डिड यू एवर इमेजिन, क्या तुमने कभी इमेजिन करा है। डिड डू डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो, मैं चाहूं तो ऐसे क्वेश्चन भी ला सकता हूँ, सारे आसान होंगे, तुम खुश रहोगे, आ हा सही हो गया, आ हा सही हो गया, पर तुम सीखोगे नहीं। नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे तुम्हें खुशी खुशी करके भेजूं क्लास में, तुम्हारी मालिश मसाज करके तुम्हें क्लास से भेजूं, तुम खुशी खुशी जाओ, तुम्हें लगे वाह क्या बढ़िया टीचर है, इतने प्यार से पढ़ा रहा है, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, सब समझ में भी आ रहा है, और जब एग्जाम में पहुंचो तो तुम्हारी घंटी बज जाए, तो भाई एक दो साल ही पढ़ा पाऊंगा मैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा मेरा करियर। ठीक है, तुम्हारे सिलेक्शन से मेरा अस्तित्व है, और सिलेक्शन कब होगा, जब तुम एनडीए लेवल और उससे ऊपर की तैयारी करोगे। इसलिए मैं तैयारी हमेशा एक लेवल ऊपर कराता हूँ। मेरे क्लास के क्वेश्चन टफ होंगे, तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगी उनको करने के लिए। और ये तो छोड़ो यार, जो यूट्यूब पे बच्चे आते हैं ना, सारा पढ़ के आते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन कराता हूँ, 120 अगर क्वेश्चन कराता हूँ, तो जो बेचारा टॉपर होता है ना, वो भी 60 ही सही कर पाता है, उस क्लास का टॉपर। ठीक है, जहाँ पे 1200 2500 वॉचिंग आ रही होती है, उस क्लास को एक एक लाख बच्चा देखता है, लेकिन उसके बाद भी 60 60 70 से ज़्यादा कोई सही नहीं कर पाता 120 में से। क्यों? क्योंकि वो सीखने आए हैं ना। मैं उन्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देता हूँ, नए नए क्वेश्चंस। हाँ, जब वो एग्जाम में जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा बहुत हुआ है कि 50 में से 48 मेरा बच्चा सही कराया एग्जाम में, बहुत कॉमन है। 40 प्लस तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे सही होंगे 50 में से। ठीक है, अगर तुम ईमानदारी से पढ़ोगे। लेकिन ये समझो ना, ये तुम्हारा ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इज ऑलवेज हार्शर देन द एक्चुअल गेम। अगर तुमने अपने आप को, शोएब अख्तर जब बॉलिंग करता था ना, तो हाथ में वेट बांध लिया करता था, समझ रहे हो। मिल्खा सिंह जब भागा करता था तो पैर में वेट बांध के भागता था। तो आज भी लोग करते हैं ये, हार्ड ट्रेनिंग हमेशा हार्ड होती है एक्चुअल मैच से। ठीक है, और वो तुमने सुना होगा ना, स्वेट इन द ट्रेनिंग सो दैट यू शुड नॉट ब्लीड इन इन वॉर। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि लहूलुहान ना हो वॉर में, तो ट्रेनिंग पहले बढ़िया कर लो ना, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। समझ आता है, समझदार समझता है, गधा चाहता है कि गधे को तो घास चाहिए, घास मिल जाए उसी में खुश है वो।
शी गेट्स कार सर्विस्ड, अब कोई गलती नहीं थी, डी इज द करेक्ट आंसर। शी गेट्स कार सर्विस। देखो भाई मेरे पास ये देखो आसान ऑप्शन क्या है, मैंने ये बंद कर दी चैट। पर चैट तुम्हारी पता है क्यों खोली छोड़ता हूं मैं? इसलिए नहीं कि तुम आपस में है इससे तुम आ गई, तुमने कर लिया, तू कहाँ से है, एक दूसरे को से। ये सिर्फ इसलिए है कि यार जो मैंने पढ़ाया अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, लिमिटेड चैट करो और मुझे ये बता दो कि तुम्हें समझ आ रहा है, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। इसलिए मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, मेरा दिमाग सुकून से क्वेश्चन कराऊंगा। पर मैं नहीं चाहता यार, मैं चाहता हूँ कि तुम मैं डाउट्स लूँ, जेन्युइन डाउट्स लूँ। तुम बकवास करते हो यार, इसलिए मेरे को बंद करना पड़ती है चैट। तो शी गेट्स कार सर्विस्ड, थर्ड फॉर्म। गेट के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, तो सही है कहानी। टू के साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, सही है कहानी, कोई गलती नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। वो अपनी कार को सर्विस कराती है ताकि जबरदस्त परफॉर्मेंस उसकी कार देती रहे। आसान भी डालें यार क्वेश्चंस, मुझे पता है बच्चे रोज आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आसान भी रख देता हूँ मैं। गेटिंग द हाउस पेंटेड, बी। क्यों? क्योंकि गेट के साथ थर्ड फॉर्म आती है। नथिंग लगा हुआ है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। आई विल गेट जॉन टू फिक्स, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप सब जानते हैं। क्वेश्चन खत्म। द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड एंड द रिच आर प्रिविलेज्ड। द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड क्या मतलब हुआ? कि गरीबों का शोषण किया जाता है। गरीब शोषण नहीं करते, गरीबों का शोषण किया जाता है ना। फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म पैसिव है भाई, पैसिव। ठीक है, तो यहां तक सही है। एंड द रिच आर प्रिविलेज्ड, और रिच जो है उन्हें अलग से फायदे मिलते हैं, वो प्रिविलेजेस मिलती हैं, प्रिविलेज्ड है। तो ये भी क्या होना चाहिए? पैसिव होना चाहिए। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ आ गया तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू भावना, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए।
इस बीच नहीं होगा, जो लिख दिया है वही होगा। आर कहा है तो आर ही आएगा। जानेंगे आगे कि द पुअर और द रिच के साथ हमने आर क्यों लगाया, ये आप आगे जानेंगे आगे की क्लासेस में। अभी जो हो रहा है बस उसको ध्यान में रखिए। हर एक क्लास में सभी कुछ नहीं पढ़ा सकता ना मैं। हाँ, तो अधिराज जितनी पटकी पड़ेगी उतना सीखेंगे आप। ठीक है, अब देखो चाहो तो ऐसे क्वेश्चन भी ले आऊं। अब देखो सारे ने लगभग ये सही कर दिया होगा, ये भी क्वेश्चन ला सकता हूँ। पर मुश्किल क्वेश्चन बनाने में दम लगता है यार। ठीक है, मैं कंटेंट अच्छा लाने की कोशिश करता हूँ। सीधे फर्स्ट फॉर्म, आई कुड हेल्प। क्यों? क्योंकि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। चैट खोलते ही पागल हो जाते हो तुम लोग। अगर तुम्हारे बहुत सारे गलत हो रहे हैं खुशबू, तो तुम बहुत सारा सीख सकती हो। तुम्हारे पास बहुत सारी सीखने की अपॉर्चुनिटी है अगर बहुत सारा गलत हो रहा है तो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। आप यहाँ पे शी को यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो, क्योंकि इस वाले सेंटेंस के लिए इसके लिए दोनों हैं। तो शी बीइंग अ टीचर, उसके टीचर होने के नाते या उसके टीचर होते हुए या बीइंग अ टीचर, शी इज पैशनेट अबाउट शेपिंग। तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, एक सब्जेक्ट है। सेंटेंस सही है। पैशनेट अबाउट शेपिंग द माइंड्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। तो डी इज द करेक्ट आंसर, कोई गलती नहीं। पटकी खाई पर सीखा, सीखना इंपॉर्टेंट है, पटकी इंपॉर्टेंट नहीं है। कहोगे कल से आसान क्वेश्चन ला दूंगा, एक भी पटकी नहीं आएगी, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा। एग्जाम में फिर पटकी आएगी। या तो यहाँ पटकी खा लो या एग्जाम में खा लो, जहां अच्छा लगे। पटकी तो आनी है। बीइंग अ मैकेनिक, शी वैल्यूज, सही है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन हर वर्क, एंश्योरिंग दैट एवरी रिपेयर इज डूइंग, कि जो हर एक रिपेयर है, इज डूइंग रिपेयर, एवरी रिपेयर। रिपेयर खुद कर सकता है क्या कुछ? एवरी रिपेयर इज डूइंग, रिपेयर कर रही है। रिपेयर कोई लड़की पड़की थोड़ी है भाई। रिपेयर इज डन, एवरी रिपेयर इज डन, सी इज द करेक्ट आंसर। एवरी रिपेयर इज डन। 'If I were a doctor, I would send', क्योंकि वुड क्या है? मॉडल है। मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये जो सेंट है, ये सेकंड फॉर्म होती है या थर्ड फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म इसकी सेंड होती है, SEND, सेंड। बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई एक बार जरा देखते हैं आपका स्कोर। तो स्कोर 22 में से 18। साक्षी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उसके बाद नाव्या, आस्था, हर्षवर्धन, आयुष, सार्थक, सक्षम, वैष्णवी, एमी और रोहित के 17 ईच। बहुत बढ़िया। तो आप एक बात देख रहे हैं, आप ही की क्लास के बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं।
तो अगर आप रीडिंग करेंगे, रेगुलर क्लास में आएंगे, डीपीपीज लगाएंगे, शेड्यूल फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे मेरी क्लास में। नहीं तो आप हमेशा जब भी मेरी क्लास में आएंगे आपका मूड खराब होगा। जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है ना अंग्रेजी, उसके क्वेश्चन आपको मैं बहुत मुश्किल लगवाऊंगा। कॉन्सेप्ट आसान लगेंगे, आपको आएगा सब, पढ़ा सब होगा, क्वेश्चन सिर्फ तब बनेंगे जब आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे। मैं बताऊंगा अभी आगे आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ये भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन भी निपटा लेते हैं फटाफट। जल्दली डन का क्या मतलब होता है? देखिए भाई, डीवियस कौन होता है? डीवियस होता है डिसीटफुल, डिसलॉयल, ट्रैचरस, परफीडियस, बेईमान या गद्दार। डीवियस। अच्छा भाई, अगला वर्ड है निफारियस। निफारियस कौन होता है? निफारियस का मतलब होता है एक ऐसा जो है आदमी इमोरल, विकेट, वायल, विशियस, रोग या विलानस। ये भी सारे के सारे सिनोनिम है, इसी का सिनोनिम है निफारियस ना। एग्रीजियस, सारे के सारे कौन होते हैं? इन सबका मतलब होता है क्या? कमीना, है ना, मीन, डेस्पिकेबल। सो भाई लड़कियों, अगर आज के बाद कोई लड़का तुम्हें मैसेज करे जा रहा है, परेशान करे जा रहा है, पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, तो मना कर रही हो, तो मैं बहन भी बना लिया है, उसके बाद भी परेशान कर रहा है, अपनी ही बहन को खुद ही परेशान कर रहा है, तो भाई देखो उसका बढ़िया तरीका है, तुम क्या उसे बोल सकते हो? यू विलानियस, निफारियस, इमोरल, विकेट, वाइल्ड, विशियस, रोग, एग्रीजियस, मीन, डेस्पिकेबल, डोंट एवर कॉल हियर। नहीं आएगा फिर कॉल तुम्हारे पास। सरप्टिशियस कौन होता है? सरप्टिशियस होता है खुफिया तरीके से किया हुआ, सीक्रेट, सरप्टिशियस, सीक्रेट, एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक, मिस्टीरियस, कुछ ऐसा है जो कि हिडन है, छुपा हुआ है, हिडन, सरप्टिशियस। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा का, सी ना। स्टेल्थली भी, स्टेल्थली भी यही होता है, छुपा के करना किसी चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। ठीक है। डेजोलेट कौन होता है? डेजोलेट इज डिस्कॉन्सोलेट, सैड, ग्रीव्ड, दुखी, बुरे हालात में। एब्सोल्यूट कौन होता है? परफेक्ट,
है ना, कुछ ऐसा है परफेक्ट है, टोटल या कंप्लीट, एब्सोल्यूट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ओल्ड, ओल्ड फैशन। एंटीडिलुवियन भी कहते हैं उसे, ओल्ड फैशन। प्रिमिटिव का मतलब होता है कुछ पुराना, कदीमी, ओल्ड, एंशियंट। आर्कियक, कुछ ऐसा बड़ा पुराना है। प्रिमिटिव है, ओल्ड है, एंशियंट है, आर्कियक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑब्सोलीट, सी। अब ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके यहाँ आ जाते हैं। वन, वन नॉट कंसर्न विद, जिसको राइट और रॉन्ग से मतलब नहीं हो, नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। ये होता है अमोरल। अब देखो क्या क्या है। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? मॉर्टल का मतलब होता है डेथ से, तो इमॉर्टल का मतलब होता है दैट कैन नॉट डाई। ठीक है। इमोरल, इमोरल क्या होता है ना? इमोरल का मतलब होता है, अभी जो मैंने वर्ड तुम्हें विकेट कराया था, विकेट उसी के सराने में, कमीना, मीन, जिसको तमीज नहीं हो, मॉरल ही नहीं है इसके अंदर। और मॉरल का मतलब होता है नैतिकता, जिसे आप कहते हैं। ठीक है। सोशल, सोशल मैनर्स एंड प्रोटोकॉल, कि भाई मॉरल रखो, थोड़ा तमीज रखो, बड़ों की इज्जत करो, छोटे से प्यार करो, दैट इज मॉरल। अमॉरल का क्या मतलब होता है? अमॉरल का मतलब होता है अ पर्सन हु डजंट नो मॉरल। एक ऐसा बंदा जिसको पता नहीं है मॉरल क्या होता है। जैसे वो मूवी आई थी ना पी के, उसको पता ही नहीं था, दूसरे गोले से आया था वो, उसको लगा कि इसका फैशन मैंने ख़राब कर दिया है, तो चलो सही कर देता हूँ, तो लगा कहीं ख़राब ना कर दिया, दोबारा सही किया, पिट गया, तो क्या होता? अमॉरल, उसको पता ही नहीं था। ठीक है। तो नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, उसको पता ही नहीं। छोटा बच्चा होता है ना, किसी का भी मुंह नोच लेता है, उसको पता है बेटे पापा है, पापा का मुंह नहीं नहीं नोचना है। चलो आ जाओ ज़रा। देखो सब करे हुए क्वेश्चन, अगर तुमने ये लगाए होते आधे क्वेश्चन तुम्हारे हो गए होते। अ गेम ऑफ एस्ट्रोलॉजर एंड इट्स प्रिडिक्शन ऑफ पेस्ट। अब देखो यार, ये क्वेश्चन तुम गलत करो, फिर ये डीपीपी के क्वेश्चन, अगर तुमसे डीपीपी के क्वेश्चन ना बने ना, तो तुम मुझे याद करना और एक हाथ ढीला करना अपना, भाट से कान के नीचे मार देना एक, और सोचना तुमने नहीं मारा है, सर ने मारा है। और याद रखना कि कैन के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फॉर्म ऑफ बी, फर्स्ट फॉर्म ही तो आएगी यार, कैन है, मॉडल है, फर्स्ट फॉर्म। इतने आसान क्वेश्चन है, देखते खत्म हो रहा है। लेट के साथ फिर टू क्यों लगा दिया? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। लेट अदर्स डिसाइड, कितना आसान है, सब पढ़ाया हुआ है। व्हाट मेड यू, फिर ये आज भी कराया है, मेड के साथ सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो 20 आज क्लास में भी पटकी खाई इस क्वेश्चन पे तुमने, और इसमें भी पटकी खाई, इसलिए तुम्हें रैप्टा खाने की जरूरत है भाई। तो खुद के रैप्टा खुद मारना है। ही प्रोपोज दैट वी शुड, शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो। सी इज द करेक्ट आंसर। ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, तो ही के साथ भाई हैज आएगा ना, हैज। ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। द स्टूडेंट कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली बट फर्स्ट दे शुड रिवाइज, डी डी नहीं आएगा, रिवाइज होगा, रिवाइज, क्योंकि शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल है। दे गेट देयर हाउस टू पेंट नहीं होगा, पेंटेड। ऐसा ही क्वेश्चन आपने क्लास में भी कराया, यही क्वेश्चन डीपीपी में भी है।
दे डिड नॉट, लेट अस के साथ टू नहीं आएगा, लेट के साथ टू नहीं आता है। ये सब क्वेश्चन तो तुमने मेरे साथ क्लास में कर लिया। हिज रूड बिहेवियर मेड मी टू फील नहीं होगा भाई, मेड मी फील, मेड के साथ सीधे फर्स्ट फॉर्म आती है, टू पू नहीं लगता है। सब पढ़ाया हुआ माल है, सारा पढ़ाया हुआ माल, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ही कुड, कुड के साथ सीधे फर्स्ट फॉर्म आती है तो स्विम हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। दे डिड, दे गॉट एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू के साथ ईटिंग होता है हमेशा, है ना, ईटिंग आना चाहिए। एडिक्टेड टू, गिवन टू, प्रोन टू। द टीम इज डिवोटेड टू विनिंग, डिवोटेड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू। द यूनाइटेड स्टेट्स सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे लगाओगे, सिंगुलर, एक ही कंट्री है उसका नाम ही ऐसे, यूनाइटेड स्टेट्स, क्या करें। अब टाइगर वुड्स है, अपने साथ हमेशा क्या हैव लगा देगा वो, ऐसे नहीं हो सकता ना। डिड डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग। देखते खत्म हो रहा है यार, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन देख रहा हूं और क्वेश्चन गलत हो रहा है, देखते ही खत्म है क्वेश्चन। ईडीएम्स आ गए। समवन सियर ऑफ फ्लैपिंग का मतलब है कोई कान लगा के बातें सुन रहा है, किसी के कान हिल रहे हैं भाई। तो समवन डेस्परेट टू eavesdrop ऑन अ कन्वर्सेशन, कोई कान लगाने के चक्कर में, कोई हमारी बातें सुनने के चक्कर में। ट्विस्ट ऑफ द नाइफ है, किसी के तुमने चाकू घुसा और घुसा ही नहीं, घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, आंतें कट जाएंगी बेचारे की, यही है। टू मेक समवन, कोई ऑलरेडी पेन में है, ठीक है, तुमने अपना उधार और मांग लिया उससे ना, और दुखा दिया, कितना मरते के दो लाते और मारी, ये है वो ट्विस्ट ऑफ द नाइफ, मरते के दो लाते। बिलो योर ओन टेम्परेट, अपनी अपनी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने ही तारीफ करते जाना। एक्सेसिवली बोस्ट वंस अचीवमेंट। गेट अंडर समवन स्किन, कहते ना अबे भाई यार तू खून पी गया, ठीक है, बदन में घुस गया, तो यही मतलब है। टू अनॉय इरिटेट समवन, किसी को बेनतिहा परेशान कर देना। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, हाँ तो सही है, ये तो सब मिलके काम करेंगे बढ़िया होगा। मैनी पीपल हेल्पिंग कैन हेल्प अकम्प्लिश अ टास्क क्विकली, ये तो सीधा सीधा था बस। तो समरी क्या है कि खत्म हुए आपके 8 यूनिवर्सल रूल्स, और मुद्दे की बात क्या है कि आपको करनी है प्रैक्टिस। जो बच्चे पूछ रहे थे कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो देखो एक बैच है जिसका नाम है शक्ति, नया ले लो पुराना ले लो, 7-8 शक्ति पड़े हुए हैं, क्योंकि हर साल 2 बैच आते हैं शक्ति, तो कोई भी ले लो, उसमें तुम्हें ये वाली क्लास जरूर मिलेगी, 8 यूनिवर्सल रूल्स, ठीक है, या फिर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, किसी भी नाम से ढूंढ लेना मेरे बच्चे, किसी भी नाम से। अब सवाल यह है कि सर ये क्लास कहाँ मिलेगी, ये तुम्हें मिलेगी अपना एनडीए का जो DW यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे मिल जाएगी ये क्लास तुम्हें आराम से, खाली शक्ति बाइट डालोगे आ जाएगी, 8 यूनिवर्सल रूल डालोगे तो आ जाएगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर डालोगे तो ये आदमी तुम्हें यूट्यूब पे दिख जाएगा। ये भाई फ्री है, फ्री, और इसमें तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे प्रैक्टिस कर लो। अगर इससे प्रैक्टिस करके भी तुम्हें लगे कि तुम फुद्दू के फुद्दू रहे हो, तो भाई एक और है विक्रांत बैच, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, ये तुम्हें अपना जो CDS चैनल है DW का यूट्यूब चैनल, उस पर मिल जाएगा, उस पर भी तुम्हें सेम चीज सर्च करनी है, 8 यूनिवर्सल रूल। थोड़े क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, दोनों के क्वेश्चन लगाओगे तो लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा DPP के क्वेश्चन हैं, तुम चाहो तो उन्हें दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, तो दोबारा भी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ये रही उसकी इन्फॉर्मेशन, स्कैनर, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक बार कमेंट और देख लूँ, तुम्हारे कमेंट से पता चलता है तुम्हारी सोच बेसिकली और तुम्हारा लेवल। सर एम एंड बीइंग दोनों फॉर्म ऑफ बी है ना, दोनों फॉर्म ऑफ बी है सर, ये समझा दो कौन है ये। ट्विस्ट ऑफ द नाइफ बताया तो पेट में नाइफ घुसड़ा और घुमा दिया, तो किसी मरते के दो लाते, और यही मतलब है इसका। तो मैं दोबारा पढ़ा दूं, हाँ तो तुम दोबारा तुम 25-30 बार पढ़ लो राशिक, 25-30 बार पढ़ो, तुम तो निकालो कौन सी हमारी जो वीडियो है ना, रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, जितनी बार चाहे, रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए तो देखते हैं। हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं इनका छूट जाता है, एक बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो 25-30 बार करना पड़ेगा भाई, तभी हो पाएगा। चलो दैट्स इट।
तो मिलते हैं तुमसे अपनी अगली क्लास में। मुझे ज़रूर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। दूसरी बात, आ, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़िंदगी में उतारते रहो। अगर पढ़ा और ज़िंदगी में नहीं उतारा तो सब बर्बाद हो गया। ठीक है, तो मिलता हूँ अब मैं तुमसे अपनी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखो। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।